नमस्कार। श्री बी आर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर के हिंदी विभाग में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विवेदी युग के आधार स्तंभ और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के योगदान के बारे में। राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई। गुप्त जी का जन्म सन 1886 में हुआ। इनकी शुरुआती रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1905 में प्रकाशित हेमंत शीर्षक कविता को इनकी पहली रचना माना जाता है। इन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में काव्य सृजन की शुरुआत की। राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी द्वारा प्राप्त हुई। मूलतः ये प्रबंधकार कवि हैं। प्रबंधात्मक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और इनका प्रिय छंद हरि गीतिका है। मैथिली शरण गुप्त की अनेकानेक रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास में बेहद प्रसिद्ध हुई। इनकी कीर्ति का मुख्य आधार भारत भारती, साकेत और यशोधरा जैसे काव्य हैं। सन 1916 में आरंभ करके 1931 में पूर्ण होने वाले साकेत महाकाव्य को हिंदी खड़ी बोली के शुरुआती महाकाव्यों में गिना जाता है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। साकेत में मुख्य रूप से इन्होंने राम कथा के उपेक्षित पात्रों को आधार बनाकर उनकी चारित्रिक विशेषताओं को पाठकों के सामने प्रकट किया है। साकेत का आधार राम कथा है। गुप्त जी स्वयं भी भगवान राम के शिष्य थे, उन्हें अपना आराध्य मानते थे। साकेत में मुख्य रूप से अयोध्या या साकेत नगरी को कथानक बनाया गया है। गुप्त जी की अन्य रचनाओं में रंग में भंग नाम का एक लघु प्रबंध काव्य है जो 1909 में प्रकाशित हुआ। भारत भारती में भारतीयों के अतीत और वर्तमान की विषमताओं का निरूपण कर राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्त किया गया। यह पुस्तक सन 1912 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा इन्होंने प्रबंधात्मक कृतियां मुख्य रूप से लिखी हैं। प्रबंधात्मक कृतियां वह है जिनमें एक कथा होती है और हर एक छंद अपने से पहले वाले छंद से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह कथा एक बंद में, छंदों के बंद में बंधी हुई होती है। मुख्य रचनाओं में रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, वैतालिक, कुणाल गीत, नहुष, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि हैं। झंकार नाम से इन्होंने अपना एक गीति संकलन प्रस्तुत किया है जिसमें रहस्यवादी गीतों में छायावाद का प्रभाव देखा जा सकता है। पहले हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि का मुख्य आधार साकेत के बारे में। साकेत के 9वें सर्ग को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह वर्णन और उसकी सात्विकता को कवि ने अभिव्यक्त किया है। कुछ एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं, जैसे उर्मिला के एकनिष्ठ प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। यहाँ विरह का लोकोन्मुखी स्वरूप भी देखा जा सकता है। उर्मिला अपनी सखियों को कहती है, मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, सखीपुर बाला शाला खुलवा दे क्यों न उपवन में।
उर्मिला को अपने विरह के साथ साथ अपने राज्य के तमाम उपेक्षित, वंचित व्यक्तियों का, औरतों का, बच्चों का ख्याल भी है। उर्मिला के उपेक्षित चरित्र को महत्ता प्रदान करते हुए मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, उर्मिला के माध्यम से ये कहलवाते हैं कि दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका बस चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ये एक गीत के रूप में भी हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है। साकेत के नवम सर्ग के साथ ही मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा के एक गीत सखी वह मुझसे कहकर जाते को भी हमारे पाठ में शामिल किया गया है। इस गीत के माध्यम से गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के व्यथा को प्रस्तुत किया गया है। जब गौतम बुद्ध का मन इस संसार से उचट गया, तब पूर्णिमा की एक रात्रि में वे अपने पुत्र राहुल और पत्नी को छोड़कर चुपचाप वैराग्य की तलाश में, मुक्ति की तलाश में निकल पड़े। प्राय तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में गौतम बुद्ध की तपस्या का उल्लेख मिलता है, लेकिन उन गौतम बुद्ध का वर्णन करते समय यशोधरा का चरित्र प्राय उपेक्षित रह जाता है। गुप्त जी की एक विशेषता है कि उन्होंने भारतीय इतिहास के उपेक्षित नारी चरित्रों को अपनी कविताओं का आधार बनाया, उन्हें नायिका के रूप में प्रतिष्ठित किया। अनेक वर्ष की तपस्या के बाद जब महात्मा बुद्ध अपने शहर में लौटते हैं और जब उनकी पत्नी यशोधरा को पता चलता है कि उनके पति महात्मा बुद्ध बनकर ज्ञान प्राप्त करके इस शहर में आ रहे हैं, तब उनकी सेविकाएं उनसे बुद्ध के दर्शन के लिए कहती है, लेकिन यशोधरा एक मानिनी के रूप में इस कविता में प्रकट होती है। यशोधरा के मन में एक कसक है कि भगवान बुद्ध ने जब उन्हें सब तरह से योग्य माना, तो फिर बगैर बताए हुए संन्यास लेने का फैसला अकेले ही कैसे कर लिया। इसी बात को, इसी विरह वेदना को, इसी कसक को मैथिली शरण गुप्त ने गीत के माध्यम से प्रकट किया है। सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसकी शुरुआती पंक्तियां देखिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पग बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पर यशोधरा अपने क्षत्रिय कुल की परंपरा को भी प्रस्तुत करती है। एक क्षत्राणी के रूप में नारी किस तरह अपने जीवन के सर्वस्व को न्योछावर कर देती है, उसका संकेत करते हुए यशोधरा कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में, हमी भेज देती है रण में क्षात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाती। यहाँ यशोधरा का दुख, उनकी पीड़ा अभिव्यक्त हुई है कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते।
इस गीत में बार बार गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा खुद को अभागा मानती है कि वो भगवान बुद्ध के उस फैसले का साझीदार नहीं बन पाई। बुद्ध छोड़कर चले गए। इससे भी बड़ी पीड़ा इस बात की है कि बुद्ध ने उनको बताने योग्य भी नहीं माना। सही मायने में जब नारी अस्मिता की बात होती है, जब स्त्री विमर्श की बात होती है, तो उन तमाम मानदंडों पर मैथिली शरण गुप्त की यह कविता पूरी तरह से खरी उतरती है। अगले अध्याय में हम द्विवेदी युग के किसी महत्वपूर्ण कवि की रचनाओं और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।